मित्तल का घर पूरी तरह से चमक रहा था। बड़ी से बड़ी हस्तियां वहां मौजूद थी। सरकार, अनिकेत, मित्तल और कमिश्नर साथ में खड़े थे। अनिकेत परेशान होकर बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। उसे अपने तीनों भाई बहनों की चिंता थी। उसे याद आ रहा था जब उसने आर्य को फोन किया था। आर्य ने फोन उठाया और कहा, दादा। अनिकेत ने कहा, तुम्हें मेरा टेक्स्ट मिला क्या? आर्य ने कहा, हाँ, मैंने पढ़ लिया था। अनिकेत ने कहा, तो क्या सोचा फिर तुमने? पार्टी में आओगी तुम? आर्य ने कहा, दादा, अगर इन छोटी छोटी चीजों से डरकर हम पीछे हटने लगे तो आप फिक्र मत करिए, हम सब संभाल लेंगे। अनिकेत ने कहा, वो ये सब तुम्हें इमोशनली ब्रेक करने के लिए कर रहे हैं। आर्य ने गहरी सांस ली और फिर कहा, इतना सब करने के बाद इन लोगों को लगता है कि मैं टूट सकती हूँ। इन लोगों के इतने बड़े हमले के बाद भी जब हम नहीं टूटे तो ये तो बहुत छोटी सी बात है। अनिकेत ने कहा, बच्चा प्लीज, अगर कभी भी कमजोर पड़ो तो अपने भाइयों को बता देना, कभी भी खुद अकेले सफर मत करना। आर्य ने कहा, जी दादा, मैं ख्याल रखूंगी। अच्छा, अब फोन कट करती हूँ, आपसे पार्टी में मिलते हैं। अनिकेत ने ओके कहा और फोन काट दिया। तभी मित्तल ने उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाई तो अनिकेत यादों से बाहर आया। मित्तल ने कहा, कहाँ खोए हुए हो अनिकेत, सब ठीक तो है ना? कमिश्नर ने अनिकेत की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें अपनी बहन की चिंता तो नहीं हो रही है ना? अनिकेत ने कमिश्नर की तरफ देखा और फिर कमिश्नर ने कहा, हम जो भी कर रहे हैं उससे उसी की भलाई है। बेहतर होगा कि वो अपने कदम खुद ही पीछे हटा ले, वरना उसकी भी वही हालत होगी जो उसके बाप की है। अनिकेत ने कमिश्नर को घूरा और फिर कहा, आर्या को राणा साहब समझना बंद कर दो कमिश्नर। आर्या उनकी बेटी होने के साथ साथ हुनाई साहब की बेटी भी है, जिन्होंने 25 साल पहले तुम्हारा पूरा करियर खतरे में डाल दिया था। आर्या के साथ ना ही उलझो तुम तो बेहतर होगा। फिर मत कहना कि मैंने वॉर नहीं किया था। कमिश्नर ने कहा, तुम मुझे धमका रहे हो? अनिकेत ने कहा, चेतावनी दे रहा हूं। जितना मैं अपनी बहन को जानता हूं उतना कोई नहीं जानता, इसलिए अपनी लिमिट में रहो। कमिश्नर इससे पहले कुछ कहता, सरकार ने बीच में पड़ते हुए कहा, अरे हम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? अनिकेत, तुम्हें अपनी बहन की फिक्र है, पता है हमें। आर्य के साथ हम कुछ गलत नहीं करेंगे, डोंट वरी। अनिकेत ने कमिश्नर को घूरा और दूसरी तरफ चला गया। एक कोने पर प्रथम और आद्विक खड़े थे। प्रथम ने कहा, पापा राणा साहब को गलत मानते हैं और इन लोगों को सही, ऐसा क्यों? जबकि पुलिस ऑफिसर होते हुए मैंने यही सुना है कि राणा साहब इन्हीं लोगों के गलत कामों के खिलाफ थे। आद्विक ने कहा, पापा कहते हैं कि राणा साहब एक गुंडा और एक कातिल है, पर आर्या और उसके परिवार को देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता। पर पापा ने राणा साहब को बर्बाद करने के लिए इन लोगों से हाथ मिला लिया। प्रथम ने कहा, पता नहीं पापा आखिर करना क्या चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। आद्विक कुछ कहता, इससे पहले ही उसकी नजर गेट पर पड़ी। उसने प्रथम से कहा, Oh, they are here already। प्रथम पलटा, बाकी सबकी भी नजरें गेट के पास घूम गई। आर्या, वरिष्ठ, वशिष्ठ और अब सीमा गेट से अंदर आए। आर्या पार्टी में मौजूद हर लड़की से अलग नजर आ रही थी। जहां सब लड़कियों ने वन पीस डाला हुआ था, वहीं उसने ब्लैक जीन्स के साथ हाई नेक ब्लैक स्वेटर, उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का ब्लेजर पहन रखा था। उसके कंधे तक बाल झूल रहे थे, आईब्रो तक पूरी तरह से ढक रहे थे। उसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था। उसने शूज भी कैजुअल डाले हुए थे। अनिकेत उसे देखकर मुस्कुरा दिया। प्रथम और आद्विक भी उसे हैरानी से देख रहे थे। वरिष्ठ और वशिष्ठ ने भी व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक ब्लेजर डाला हुआ था। अब अफसीमा ने सारी घूरती हुई नजरों को महसूस किया और फिर कहा, मैंने तुमसे कहा था कि पार्टी है, कोई स्पोर्ट्स मीट नहीं है। आर्य ने कहा, और मैंने भी कहा था कि सिर्फ पार्टी है, कोई फैशन शो नहीं है। इतना कहकर वो आगे बढ़ गई। अब अफसीमा ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। वो भी आर्या के पीछे चला गया। मित्तल ने आर्या की तरफ देखा और फिर उसकी ओर बढ़ गया। मित्तल कहने लगा, अरे छोटे राणा साहब, आइए आइए, आप ही का इंतजार था। आर्या ने मुस्कुरा कर कहा, इसलिए तो हम पार्टी में आए हैं मित्तल साहब, हम जानते थे कि आपको हमारा इंतजार होगा। हमारे इंतजार में कहीं आप सूख ना जाएं, इसलिए ना चाहते हुए भी हम आ गए। आद्विक को हंसी आ गई। अनिकेत भी मुस्कुरा दिया। मित्तल झेप गया। फिर उसने कहा,
मैंने सोचा कि प्रोफेशनल लाइफ में जो भी इशू है वो पर्सनल लाइफ में लाकर हम क्यों इतने सालों की दोस्ती खराब करें। सही कहा ना मैंने? आर्य ने सर हिलाया और फिर कहा, बिल्कुल भी नहीं। मेरे हिसाब से जब इंसान एक जगह सही से काम नहीं कर सकता तो बाकी जगह भी उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अनिकेत की अब हंसी छूट गई। वो जानता था कि आर्या प्रिटेंड करना नहीं चाहती थी। अगर उसे कुछ नापसंद हो तो वो सरेआम बोल देती है। आर्य ने मित्तल की तरफ देखा और फिर कहा, खैर हम सिर्फ कुछ देर के लिए ही हैं, जो करना है जल्दी करना। इतना कहकर आर्या आगे बढ़ गई। उसने अनिकेत की तरफ देखा और फिर दूसरी तरफ चली गई। वरिष्ठ और वशिष्ठ ने भी हल्का सा सिर हिला दिया अनिकेत को देखकर और आर्या के पास चले गए। मित्तल ने इधर उधर देखा और फिर वो अपने घर की तरफ चला गया। अभव सिम्हा ने आर्या की तरफ देखा और उस तरफ जाने लगा कि तभी कमिश्नर ने उसे आवाज दी। अभव सिम्हा ने कमिश्नर की तरफ देखा और फिर वो उस तरफ चला गया। कमिश्नर ने कहा, माना कि तुम उसके सिक्योरिटी ऑफिसर हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने परिवार को भूल जाओ। अभव सिम्हा ने सिर झुकाकर कहा, ऐसी बात नहीं है पापा, मैं वो बस। कमिश्नर ने उसे टोका और कहा, अपने भाइयों के पास जाओ और जब तक हम ना कहें पार्टी छोड़कर जाना मत। अभव सिम्हा ने सिर हिलाया और फिर प्रथम और आद्विक के पास चला गया। आद्विक ने कहा, आओ छोटे उस्ताद, हमें तो लगा था कि आर्या के अलावा तुम भूल ही गए हो कि तुम्हारे भाई भी हैं। अभव सिम्हा ने उसे घूरा और फिर कहा, हो गया आपका? अगर हो गया है तो मुझे बताओ कि पापा ने मुझे इस पार्टी में क्यों बुलाया है। आद्विक और प्रथम ने एक दूसरे की तरफ देखा। प्रथम ने कहा, इस बारे में तो हमें भी नहीं पता अभव, पापा ने बस हमें यहाँ रहने के लिए कहा है। आद्विक ने बात बदलते हुए कहा, दादा साहेब नहीं दिख रहे। प्रथम ने कहा, वो पार्टी में जाना पसंद नहीं करते, इसीलिए वो आए नहीं। आद्विक ने सिर हिला दिया। अभव सिम्हा ने उस तरफ देखा जहां पर आर्या, वरिष्ठ और वशिष्ठ बैठे हुए थे। वरिष्ठ ने कहा, ये लोग कब सारा तमाशा शुरू करेंगे? वशिष्ठ ने जमाई लेते हुए कहा, अगर पता होता पहले से ही कि दुश्मन कौन सी चाल चलने वाला है तो गेम खेलने का मन ही नहीं करता, ना ही जीतने की कोई खुशी होती। आर्या ने कहा, हम यहाँ जीतने नहीं पर ये बताने आए हैं कि उनके इन गेम से हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। उनके कॉन्फिडेंस पर चोट करने आए हैं। तभी पीछे से आकर किसी ने आर्या का कंधा थपथपाया। आर्या दूसरी तरफ घूम गई। सामने अधिराज ने कहा, अरे यार, उस तरफ से कंधे को टच किया तो उस तरफ घूमना चाहिए था ना, तुम इस तरफ क्यों घूमी? आर्या ने गहरी सांस ली और फिर कहा, तुम छोटे बच्चे की हरकतों को कब छोड़ोगे? अधिराज मुस्कुराकर बैठ गया। फिर उसने कहा, मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं ना कि यहाँ पर क्या होने वाला है। वरिष्ठ ने कहा, तुम दुखी तो नहीं हो ना अधिराज? अधिराज ने उसकी तरफ देखा तो वरिष्ठ ने कहा, नहीं, तुम्हारा बचपन का प्यार था ना। नहीं, तुम्हारा बचपन का प्यार था ना। अधिराज ने कहा, तुम कुछ ज्यादा ही बोलने नहीं लग पड़े हो। इतना कहकर वो आर्य की तरफ पलटा और फिर उसने कहा, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। आर्य ने उसकी तरफ देखा तो उसने पीछे की तरफ इशारा किया। आर्य पलट गई। वशिष्ठ और वरिष्ठ भी उस तरफ देखने लगे। सामने करीब 6 फुट का गठीला नौजवान खड़ा था। उसके काले घने बालों ने उसके माथे को ढक रखा था। उसकी आंखों पर ग्लासेस थे जो उसके चेहरे की चमक को और भी ज्यादा बढ़ा रहे थे। उसने शर्ट और जीन्स के ऊपर ब्लेजर डाल रखा था। वो मुस्कुरा दिया तो उसका चेहरा और भी खिल उठा। आर्या उसे देखकर उसे पहचानने की कोशिश करने लगी। ये देखकर अधिराज ने कहा, सी आई टोल्ड यू, ये तुम्हें नहीं पहचान पाएगी। वशिष्ठ ने कहा, कौन है ये? अधिराज ने कहा, मेरा और तुम्हारा एक लौता कॉमन दोस्त। आर्या की छोटी आंखें बड़ी हो गईं और उसने कहा, एकांत? ये एकांत है? वरिष्ठ और वशिष्ठ भी चौंक उठे। वशिष्ठ ने कहा, नो वे। वरिष्ठ ने कहा, हो ही नहीं सकता। वशिष्ठ ने कहा, जिस एकांत को हम जानते हैं वो तो तेल डालकर साइड मांग निकालकर बड़ा सा चश्मा लगाकर घूमता था, ये वो एकांत है? एकांत ने मुस्कुराकर कहा, मैं वही हूँ। आर्य ने हाथ अपने मुंह पर रख लिया और फिर एकदम सही से एकांत के गले लग गई। एकांत ने भी हंसकर उसे गले लगा लिया। दूर खड़े अभव सिम्हा ने उसकी तरफ देखा। वो चिढ़ गया। उसने एक कदम उस तरफ बढ़ाया कि आद्विक ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर कहा, वो दोनों बचपन के दोस्त हैं। अभव सिम्हा ने कहा, आप जानते हैं उसे? प्रथम ने सिर हिलाया और फिर कहा, वो एकांत मित्तल है, मित्तल का बेटा। अपनी बहन के साथ ये भी वापस आया है। अभव सिम्हा ने कहा,
एकांत, ये कैसा नाम है? प्रथम ने कहा, देखो कौन बोल रहा है, अपना नाम देखा है? अभव सिम्हा। अभव सिम्हा। अभव सिम्हा ने उसे घूर कर देखा। एकांत और आर्य ने हक किया तो अधिराज ने कहा, बस भी करो, आई एम फीलिंग जेलस नाउ। वशिष्ठ ने कहा, साले एकांत, बता तो देता कि आ रहा है तू। एकांत ने मुस्कुरा कर कहा, मैं कल शाम को ही आया हूं और मुझे पता था कि तुम लोग पार्टी में आ रहे हो, सो आई जस्ट वॉन्ट टू सरप्राइज यू। वरिष्ठ ने कहा, तुम काफी चेंज हो चुके हो। एकांत ने कहा, अमेरिका जाने का असर। वो आर्य की तरफ देखकर कहने लगा, आर्य, आई एम रियली सॉरी, जो भी कुछ हुआ मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था, पर मैं और मेरे डैड तुम्हारे साथ होने की बजाय। आर्य ने कहा, इट्स ओके एकांत, कम से कम हमारी दोस्ती पर तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। एकांत ने सिर हिला दिया। तभी स्टेज पर अनाउंसमेंट हुई और सब उस तरफ देखने लगे। कमिश्नर सरकार और मित्तल स्टेज पर खड़े थे। उनके साथ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसने ग्रीन कलर का ऑफ शोल्डर लंबा सा गाउन डाल रखा था। आर्य ने उसे देखकर मुस्कुराकर अधिराज की तरफ देखा। अधिराज बुदबुदा पड़ा, पूजा मित्तल। पूजा ने उन सब की तरफ देखा, उसने आर्य की तरफ देखा और फिर मुंह फेर लिया। आर्य की हंसी छूट गई। एकांत ने कहा, मैं आता हूं। इतना कहकर वो भी स्टेज पर चला गया। कमिश्नर ने अभव सिम्हा की तरफ देखा और फिर उसे स्टेज पर आने के लिए कहा। अभव सिम्हा परेशान सा चला गया। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसके स्टेज पर आते ही पूजा उसके साथ चिपक कर खड़ी हो गई। अभव सिम्हा ने उसे हैरानी से देखा। मित्तल साहब ने कहा, आप सबका यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है कि आप सब इस पार्टी का रीजन जानने के लिए उत्सुक हैं। पहला रीजन तो मेरे दोनों बच्चे अमेरिका से वापस आ चुके हैं। सब क्लैपिंग करने लगे। मित्तल ने कहा, दूसरा रीजन कि मैंने और कमिश्नर राठौड़ ने अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का फैसला किया है और इसलिए हमने अभव सिम्हा राठौड़ और पूजा मित्तल का रिश्ता तय कर दिया है। अभव सिम्हा चौंक उठा। वो कुछ कहने जा रहा था कि कमिश्नर ने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कमिश्नर की तरफ देखा। कमिश्नर ने उसका हाथ पूजा के हाथ में दे दिया। पूजा ने उसका हाथ कस कर पकड़ लिया। अभव सिम्हा सब कुछ हैरानी से देख रहा था। उसने प्रथम और आद्विक की तरफ देखा। उन्होंने सिर झुका लिया। अभव सिम्हा ने आर्य की तरफ देखा। आर्य के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अभव सिम्हा ने उसकी तरफ देखकर मन में ही कहा, तुम्हें पता था? आर्य ने भी मन में कहा, मुझे पता था। अभव सिम्हा ने मन में कहा, तो फिर क्यों नहीं बताया मुझे? आर्य ने मन में कहा, यही सही रहेगा इस वक्त। मित्तल ने कहा, तीसरी वजह, बाकी सारा बिजनेस तो मेरा बेटा एकांत संभालेगा, पर एसआर कंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी में मेरे सारे शेयर मेरी बेटी और मेरा होने वाला दामाद अभव सिम्हा संभालेगा। सब तालियां बजाने लगे। आर्य ने कहा, मित्तल, अपना सारा कर्ज राठौर फैमिली पर डाल दिया। अभव सिम्हा सुन्न हो चुका था। पूजा के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। तभी वरिष्ठ को एक फोन आया। वो बाहर चला गया। उसने बात की और वापस आकर उसने आर्य के कान में कुछ कहा। आर्य चौंक उठी। वशिष्ठ और अधिराज ने उसकी तरफ देखा। अधिराज ने कहा, क्या हुआ? आर्य ने कहा, हमें जाना होगा, समथिंग केम अप। अधिराज कुछ कहता इससे पहले ही आर्य ने कहा, स्टेज पर चलकर उनको बधाई दो और चलो। वशिष्ठ उठ खड़ा हुआ। वरिष्ठ ने उसके कान में भी कुछ कहा। वशिष्ठ ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वरिष्ठ ने हाँ में सिर हिला दिया। आर्य ने अनिकेत की तरफ देखा। आर्य ने एक टेक्स्ट सेंड किया। अनिकेत ने फोन की तरफ देखा और वो भी मैसेज पढ़कर चौंक उठा। उसने आर्य की तरफ देखा। आर्य ने सिर हिला दिया। आर्य, वरिष्ठ और वशिष्ठ स्टेज की तरफ चले गए। अधिराज ने उनके जाते ही खुद से कहा, आखिर चल क्या रहा है ये? वो तीनों स्टेज पर पहुंच गए। आर्य ने कहा, आई एम सॉरी मित्तल साहब, पर हमें जाना होगा। मित्तल और कमिश्नर मुस्कुरा दिए। एकांत ने कहा, इतनी जल्दी? आर्य ने कहा, समथिंग केम अप, वी हैव टू गो। मित्तल ने कहा, बिल्कुल भाई, कोई बात नहीं, तुम आई यही काफी है। कमिश्नर ने कहा, आर्या, अभव सिम्हा आज वापस नहीं आएगा, तुम समझ सकती हो। आर्य ने कहा, मुझे उसकी जरूरत वैसे भी नहीं है, अगर वो कभी भी वापस ना आए तो भी चलेगा। इतना कहकर उसने अभव सिम्हा की तरफ देखा। पूजा ने उसे देखा और फिर अभव सिम्हा का हाथ और कसकर पकड़कर कहा,
आई होप कि तुम मुझसे जलकर वापस नहीं जा रही हो। आर्या ने कहा, तुमसे जलने के अलावा मेरे पास बहुत काम है, और वैसे भी तुमसे जलने के लिए मुझे अपना स्टैंडर्ड गिराना होगा, जो मैं कर नहीं सकती। इतना कहकर आर्या मुस्कुरा दी और वहां से चली गई। पूजा ने चिढ़कर पैर पटक दिया। आर्या, वरिष्ठ और वशिष्ठ तेजी से कार की तरफ बढ़ रहे थे। आर्या ने कहा, खबर पक्की है ना? वरिष्ठ ने कहा, हाँ बिल्कुल पक्की है। वो तीनों कार के पास पहुंच गए। आर्या ने जैसे ही कार का दरवाजा खोला, एक हाथ पीछे से आया और उसने एकदम से दरवाजा बंद कर दिया। आर्या हैरान होकर पीछे घूमी। वरिष्ठ और वशिष्ठ भी मुड़ गए। आर्या के ठीक सामने अब अवसीमा खड़ा होकर उसे घूर रहा था।